बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ देर में शुरू होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। मतदान के बाद शाम 6 बजे तक आएंगे नतीजे। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में ये मुकाबला होना है। बड़ी खबर, विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। अब से कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और मतदान के बाद शाम 6 बजे तक ये नतीजे आएंगे। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में मुकाबला होना है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन हैं उम्मीदवार और तो वहीं विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन है उम्मीदवार, तो वहीं विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार यानी कि प्रत्याशी बनाया है और अब से कुछ ही समय में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जो है वो शुरू होने वाला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, अब से कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। बिल्कुल, देखिए साधना, जिस प्रकार से अभी से थोड़ी देर के बाद जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, निगाहें टिकी है क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर बात करते हैं दोनों उम्मीदवारों की तो एनडीए की जो उम्मीदवार है राधाकृष्णन, अगर उनकी बात करते हैं तो जिस प्रकार से वो तमिलनाडु के नेता कहे जाते हैं और वहीं अगर हम दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अगर उम्मीदवार की बात करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी, तो उन्हें जिस प्रकार से माना जाता है, यानी अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो सी राधाकृष्णन हो गए। इसके अलावा जिस प्रकार से सुदर्शन रेड्डी को भी माना जाता है, साउथ का बड़ा नेता उन्हें माना जाएगा, बड़े चेहरे हैं, तो टीडीपी के सामने काफी बड़ी एक चुनौती हो जाती है आंध्र प्रदेश के लिए। तो सबसे पहले जिस प्रकार से मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का रहने वाला है, हालांकि आंकड़े जरूर एनडीए की तरफ है, मगर अगर एमके स्टालिन की पार्टी की अगर बात की जाए तो वो अगर इंडिया ब्लॉक में वो अगर अब वो आते, हमने देखा था बिहार के में कैंपेनिंग भी वोट चोरी यात्रा में वो दिखे थे, तो कहीं ना कहीं अगर वो इंडिया ब्लॉक के नेता को उम्मीदवार को अगर समर्थन देते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी की सबब बन सकती है, क्योंकि फिर तो 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसमें उन्हें अपने ही प्रदेश में कहीं ना कहीं आलोचना सहनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने ही प्रदेश के व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया, समर्थन नहीं जताया। अब अगर वो भारतीय जनता एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं तो इंडिया ब्लॉक में वो किनारे हो जाएंगे। वहीं दोहरी जो मुसीबत है वो टीडीपी के सामने भी आ जाती है, यानी अगर जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक के नेता को अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नाराजगी अपने ही प्रदेश के लोगों की सहनी पड़ेगी कि उनके नेता को, उनके प्रदेश के व्यक्ति को उन्होंने समर्थन नहीं दिया। मगर अगर एनडीए को समर्थन नहीं देते तो कहीं ना कहीं खटास यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तमाम ये तस्वीरें हैं। वहीं अगर कुछ पार्टियों की बात करते हैं, यानी ओडिशा की पार्टी है बीजेडी, बीजेडी ने अपने आप को वोटिंग से दूर कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल की बात कर ली जाए, उन्होंने भी वोटिंग से अपने आप को दूर कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष के द्वारा तो पूरी तरीके से विश्वास जताया जा रहा है कि हमारे ही उम्मीदवार यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार ही इस बार चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि दिल से लोग वोट करेंगे, जो सत्ता पक्ष है वो भी वोट करते हुए उन्हें नजर आएंगे, क्योंकि चाहेंगे कि वही व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अपनाए। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वोटिंग होती है। हालांकि इंटेंस एक्सरसाइज एनडीए के द्वारा जरूर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, किस प्रकार से बैलेट पेपर पर क्या चीजें करनी है, किस तरीके से नाम डालना है, वोट करनी है, बैलेट पेपर को डालना है, सब तमाम जो प्रक्रिया होती है वो सभी सिखाया गया है ताकि कोई भी वोट इनवैलिड ना हो जाए। इसके अलावा अगर हम विपक्ष की भी बात करते तो उनके द्वारा भी जिस तरीके से पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग हुई है, विपक्ष के द्वारा हमने कल तस्वीरें भी देखी किस तरीके से एक्सरसाइज किया गया था, उन्हें बताया गया था नए वो सांसदों
बूथों को किस प्रकार से वोटिंग होती है, तमाम चीजें उन लोगों को जरूर सिखाई गई है। मगर सबसे मजेदार चीज ये हो जाती है कि जब बात वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की होती है तो व्हिप जारी नहीं होता है। यानी अगर कोई पार्टी लाइन से हटकर वोट करना चाहता है तो पार्टी इन चीजों को लेकर संज्ञान नहीं ले सकती है। यानी किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकती है कि पार्टी लाइन से हटकर किया गया है तो इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस ग्राउंड पर निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो लोग एनडीए में आते हैं, संभव है कि वो वो एनडीए के पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उस पर कार्रवाई इन चीजों को लेकर नहीं हो सकती और वही चीजें विपक्ष के लिए भी अलाउड होती है। विपक्ष भी व्हिप जारी नहीं कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करे तो ये संभव है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष के किसी पार्टी से उन्हें निष्कासित नहीं किया जा सकता। अब देखना दिलचस्प होगा। 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 10 से लेकर 5 बजे तक प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद काउंटिंग भी आज होती हुई नजर आएगी। यानी देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन रहेगा, ये तस्वीर कुछ आज के शाम तक स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर तो सभी की निगाहें टिकी ही हैं। चूंकि देखिए एनडीए ने जिस तरह से आप भी जानते हैं सीपी राधाकृष्णन पर भरोसा जताया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी पर जिन पर भरोसा जताया गया है। दोनों की अगर बात की जाए तो चूंकि अगर जिम्मेदारी तो है काफी ज्यादा बड़ी भी कह सकते हैं हम, लेकिन एनडीए ने जब सीपी राधाकृष्णन पर भरोसा जताया है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और जिस प्रकार की उनकी जिम्मेदारी इससे पहले भी जिस प्रकार की उनकी जिम्मेदारी मिली है, चाहे झारखंड की बात हो जाए, महाराष्ट्र की बात हो जाए, गवर्नर एक उम्दा उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। इन्हीं चीजों को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी तो जरूर मिली, मगर अगर राजनीतिक तौर पे हम देखते हैं तो सीधा साधने की कोशिश उन्हें किया गया है। यानी जिस प्रकार से तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के नेता कहे जाते हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो लोकसभा में 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे तो एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो केवल 4 सीटें हैं। चाहती है बीजेपी किसी भी प्रकार से कि साउथ में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए। तमिलनाडु एक स्टेट आ जाता है, क्योंकि ओडिशा में हमने एग्जाम्पल देखा था किस प्रकार से बीजेपी की अगर बात की जाए तो दशकों से, नवीन पटनायक की अगर बात की जाए, उनके पिता की बात की जाए तो दशकों से बीजेपी का राज रहा है, ओडिशा में दबदबा रहा है। मगर जैसे ही द्रौपदी मुर्मू की प्रेसिडेंट की बात की जाए तो उन्हें जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा उतारा गया प्रेसिडेंट के लिए, वो जब चुनी गई प्रेसिडेंट बनी, तो जिसके बाद लोगों के अंदर जो विश्वास है वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए दिखती भी नजर आए। कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमने सीधा 2024 के चुनाव में देखा था कि सीधा यानी 2009 में जिस प्रकार से बीजेपी और बीजेडी की साथ में गठबंधन में सरकार बनी थी, अकेले आज तक नहीं बन पाई थी बीजेपी की, वो भी बीजेपी माइनर पार्टी थी। मगर जिसके बाद सीधा 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अकेले जीत लिया, मुख्यमंत्री बन गए जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर देखने को मिला था। तो वही दाव कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर भी साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूर की गई है। तो एक मुश्किल जरूर एमके स्टालिन के लिए खड़ी हो जाती है, उनकी पार्टी के लिए खड़ी हो जाती है कि अगर वो तमिलनाडु के व्यक्ति को नहीं सपोर्ट करते हैं तो अगले आने वाले चुनाव यानी 2026 के चुनाव में कहीं ना कहीं आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। क्योंकि इस बात को जरूर भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी कि अपने ही व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया गया, अपने ही व्यक्ति को समर्थन नहीं दिया गया। वहीं अगर ऐसी ही जो दोहरी मुसीबत है वो टीटीपी के लिए भी खड़ी होती है, मगर राजनीतिक तौर पे भी इसे संघर्ष बनाने की कोशिश की गई और साधने की यानी भविष्य को देखते हुए भी साधने की कोशिश जरूर की गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों का संसद भवन पहुंचना शुरू हो गया है। वोटिंग के लिए एनडीए के सभी सांसद जो है वो संसद भवन के लिए पहुंचने के लिए शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही समय में ये वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो सांसद हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, रवाना हो गए हैं वोटिंग के लिए सभी सांसद। अब से कुछ ही समय में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों का संसद भवन पहुंचना शुरू हो गया है और वोटिंग के लिए एनडीए के सभी सांसद संसद भवन के लिए रवाना हो गए हैं और अब से कुछ ही समय में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि 10 बजे से 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और 6 बजे जो है वो परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, अब से कुछ ही समय बाद
वोटिंग तो शुरू हो ही जाएगी। लगातार हम इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। तो जो सभी सांसद हैं, तमाम जो सांसद हैं, वो संसद भवन के लिए भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से सुबह की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जिस प्रकार से रणनीति है, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी एक वोट को भी वो जायजा नहीं जाने देना चाहती, यानी विपक्ष के खाते में ना चले जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हर एक केंद्र मंत्री को कुछ राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी अगर किरण रिजिजू की हम बात करते हैं तो उन्हें भी कुछ राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं तो उन्हें भी 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और साथ ही जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। सभी सांसद उनके आवास पर पहुंचे, ब्रेकफास्ट किया गया, जिसके बाद फिर अब कुछ सांसद वहां से रवाना हो चुके हैं। पार्लियामेंट के लिए 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वोटिंग के लिए और लगभग 10 बजे तक सभी सांसद वहां पहुंच जाएंगे। तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस हो जाती है और सुनिश्चित भी किया जाता है इन चीजों से कि सभी एकजुट रहे, एक साथ रहे और किसी भी तरीके से बरगलाने की कोशिश, यानी विपक्ष के द्वारा बरगलाने की कोशिश ना की जाए, अपने पाले में लेने की कोशिश ना की जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार से तमाम एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं, वहीं तमाम जो सांसद हैं वो जिन भी राज्य से आते हैं, जिन राज्य की जिम्मेदारी जिन केंद्र मंत्रियों की दी जाती है, उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है। सभी सांसद अपने सांसदों, अपने जो केंद्र मंत्री हैं उनके आवास पर पहुंचे, ब्रेकफास्ट किया, जिसके बाद अब पार्लियामेंट के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी से थोड़ी देर बाद तमाम जितने भी सांसद हैं वो सभी पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। इसके बाद 10 बजे से जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद फिर काउंटिंग और इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सुबह से ही जिस प्रकार से जो ये एक्सरसाइज है 8 या 8:30 बजे के आसपास से ही तमाम जो सांसद है वो अपने अपने उपयुक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास पर पहुंचे, ब्रेकफास्ट किया, जिसके बाद फिर अब हम कह सकते हैं पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो लोग पार्लियामेंट के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रायता, अगर मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प भी रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि वोटिंग की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो क्या कुछ खास रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीपी राधाकृष्णन मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना करते नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन ने राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो माथा टेकते हुए और राम मंदिर में पूजा अर्चना जो है यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं सीपी राधाकृष्णन। बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। तो वोटिंग जो है वो अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोटिंग रहेगी और आज ही नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले मंदिर में पहुंचे और साथ ही पूजा अर्चना करते हुए सीपी राधाकृष्णन नजर आए हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तमिलनाडु के अध्यक्ष भी हैं सीपी राधाकृष्णन। तो देखने वाली बात होगी कि अब से कुछ ही समय बाद जब वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी तो किसका कितना दम जो है वो दिखता है। अगर एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो बी सुदर्शन रेड्डी हैं प्रत्याशी। तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विधु रावल जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी धन्यवाद जी। विधु रावल जी, देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए अब से कुछ ही समय में वोटिंग शुरू होने वाली है। एनडीए ने भरोसा जताया है सीपी राधाकृष्णन पर। विधु रावल जी, देखिए अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरे सदन का जो है, दोनों सदनों का जो संयुक्त जो एक वोटिंग होनी है, उस नाते से दोनों सदनों का जो भरोसा है वो एनडीए के उम्मीदवार के पास है। हम जब बात कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन जी की, हम बात कर रहे हैं देश के आने वाले
उपराष्ट्रपति। बहुत जल्दी जो है आज कुछ घंटों बाद ही ये निर्णय जब आएंगी तो आप देखिएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समर्थित, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ रहे हैं। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बजरंग जी, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो चुन लिए गए थे पहले ही, लेकिन जो वोटिंग है वो आज होनी है अब से कुछ ही समय बाद। विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो एनडीए ने जो भरोसा जताया है वो सीपी राधाकृष्णन पर जताया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम जी, सांझा मोर्चा ये एनडीए गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट बना है। हाँ। एक चुनाव आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही बताया जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर ये बात है कि कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा उम्मीदवार पार्टी ने सभी ने मिलकर उतारा है और सभी से अपील भी उन्होंने की है भाई एक बार मौका दीजिए। बाकी आपको हालात पता ही है, पहले जो उपराष्ट्रपति था उसके साथ क्या हुआ सारा देश देख रहा, सारा देश में पता है कैसे बीच में इस्तीफा लिया गया, बीमारी का बहाना बनाया गया और 2 महीने तक अंडरग्राउंड गुप्त रहे, कहीं भी किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से संपर्क नहीं। आपके सामने कि वो अभय सिंह चौटाला जी के फार्म हाउस के ऊपर ठहरे हुए हैं, वहां विश्राम कर रहे हैं। तो ये तो एक डम्मिंग कैंडिडेट बनाने वाली बात है। सबको पता है कि जो बनेंगे जिसको जो तो अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से बनाना है और इनके सिस्टम आपको सबको पता ही है। मगर ये जरूर है, देखो वोट की संख्या मैं अपने क्लियर कर देता हूँ, मैं बेमतलब की झूठी बढ़ाई करूँ, वोट की संख्या के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी के पास वोट की संख्या ज्यादा है और विपक्ष के पास वोट की संख्या कम है। मगर जो कैंडिडेट जो बनाया है, कैंडिडेट को उम्मीद है कि मुझे और लोगों का साथ मिलेगा और दलों का साथ मिलेगा। उन्होंने लोगों से संपर्क सबसे किया है, तो बाकी परमात्मा इच्छा जो होगी वो होना है। जो हकीकत प्रैक्टिकल जो ग्राउंड में जो स्थिति है वो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये स्थिति इस्टम ग्राउंड के ऊपर है, सबको पता है क्या होना। बजरंग जी, स्थिति तो ग्राउंड पर है ही, लेकिन मैं आपसे सवाल यहाँ पर ये करना चाहती हूँ क्योंकि विपक्ष ने जो भरोसा जताया है वो बी सुदर्शन रेड्डी पर जताया है। जब भी हम किसी पर भरोसा जताते हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही भरोसा जताते हैं, ये आप भी जानते हैं। मैं यही बता रहा था। हाँ। पहले मैंने यही बताया, हमने भरोसा उन पर जताया और विपक्षी दलों ने भी उनको भरोसा जताया, पर उन्होंने खुद का भरोसा भी है कि बाकी लोग आत्मा की आवाज से मुझे वोट देंगे, इसलिए वो कैंडिडेट बने। अन्नू पता होगी मुझको वोट नहीं मिलेगी, कोई बने खड़ा होगा क्या? कोई नहीं खड़ा होता। तो उन्हें खुद का भरोसा है और विपक्षी सभी दलों को भी भरोसा है इस बात का कि हमें इनको वोट मिलेगी, ये जीतेंगे। इसलिए ही तो फाइट हो रही है ना, कि एक तरफा सर्वसम्मति से भी हो सकता था, हमेशा सर्वसम्मति होते भी रहे हैं। अगर ये लगे विपक्ष को भी ये बिल्कुल ही नहीं जीतेगा, कैंडिडेट होते मुझे बिल्कुल ही वोट नहीं मिलेगी, मैं नहीं जीत सकता, तो क्यों खड़े होंगे? तो उम्मीद 100% है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। रिजल्ट आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। बिल्कुल बजरंग जी, देखने वाली बात होगी। ये रिजल्ट तो आज 6 बजे आ ही जाएगा। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, क्या अपडेट्स है? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों को, अलग अलग केंद्र मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो सांसद कहां कहां पहुंचे हुए हैं, तो अगर बात की जाए पीयूष गोयल की, तो उत्तर प्रदेश के सांसद की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। तो तमाम सांसद, जितने भी उत्तर प्रदेश के सांसद है, वो सभी उनके आवास पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे। इसके अलावा प्रहलाद जोशी की अगर बात करते हैं केंद्रीय मंत्री, तो दक्षिण भारत के जो सांसद है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दक्षिण भारत आज के दिन की अगर बात करते हैं, वोटिंग की बात
बात करते हो तो दक्षिण भारत बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो दक्षिण भारत के तमाम जो सांसद हैं वो प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंचे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी एमपी छत्तीसगढ़ के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करते तो 5 राज्य यानी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को राजस्थान के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया को गुजरात की जिम्मेदारी, नित्यानंद राय को बिहार झारखंड के सांसदों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को पश्चिम बंगाल और ओडिशा की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि देखिए धर्मेंद्र प्रधान की बात करते तो चुनौती ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बीजेडी की जिस प्रकार से बात की जाए तो बीजेडी ने अपने आप को इस मतदान से अलग हटा लिया, यानी बीआरएस और बीजेडी। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है वोटिंग से। तो कहीं ना कहीं चुनौती ज्यादा हो जाती है धर्मेंद्र प्रधान के लिए कि जो टिके हुए हैं अभी सांसद एनडीए में जो सांसद है उनके लिए जरूरी हो जाता है कि सभी एकजुट रहे। तो ब्रेकफास्ट इसी मद्देनजर रखा जा रहा है कि सभी सांसद एकजुट रहे, एनडीए के जितने भी सांसद हैं वो किसी भी प्रकार से विपक्ष उन्हें बरगला ना सके। तो तमाम सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट हो रही है, जिसके बाद अभी से थोड़ी देर में सभी सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और यही एक्सरसाइज जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। कल हमने देखा था कि जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, उनके आवास पर आजाद समाज पार्टी के जो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, लोकसभा सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं राजस्थान से, तो वो भी उनके आवास से पहुंचे थे, उन्होंने भी समर्थन दिया है उन्हें। तो लगातार यही जो एक्सरसाइज है वो विपक्ष में भी लगातार की जा रही है। टीडीपी के द्वारा भी जिस प्रकार से कल मीटिंग रखी गई है तो अपनी जो एजेंडा है वो सेट किया गया है टीडीपी के द्वारा भी। तो लगातार सभी पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार से बैठक की जा रही है और साथ ही लगातार कोशिश भी की जा रही है कि सभी जो नेता हैं उन्हें एकजुट रखा जाए और हर संभव प्रयास किया जाए कि एक भी नेता इधर उधर ना जाए और एकजुटता बनी रहे। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, चूंकि एनडीए की तरफ से भरोसा जताया गया है सीपी राधाकृष्णन पर, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुमत से चल रही है। राज्यसभा में भी हमारे पास बहुमत है। दोनों सदनों का बहुमत मिलाकर 100 वोटों से अधिक जो है एनडीए के उम्मीदवार और जो विपक्षी दलों हैं उनके उम्मीदवारों के बीच अंतर हो जाता है। इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं थी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्ती से इस चुनाव को विवाद बनाने की। कारण क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे तो दोनों सदनों के अंदर जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा की प्रोसीडिंग जो देखते हैं वो सभापति होते हैं, तो इसलिए आम प्रैक्टिस रही है, कॉमन प्रैक्टिस रही है कि जो सर्वसहमति से होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की घृणित गंदी राजनीति जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की कंडीशंस ले डाउन कर दी हैं अपनी पार्टी के लिए कि भाई हर प्रकार से नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, देश हित के विरुद्ध जाकर भी विरोध करना है, कंसेंसस जहां बन सकता है उसके विरुद्ध भी करना है। और इसका खामियाजा लगातार कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। जिस प्रकार से अभी बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, ये उस घृणा का ही कारण है। जो घृणा जो है इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में भर दी है। यहाँ पर इस कीमत पर भी ये उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से चुनाव देंगे। अब रही अंतरात्मा की बात, तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार कहा कि उम्मीदवार कह रहा है कि अंतरात्मा के बाद उम्मीदवार को लगता है कि वो जीत जाएंगे, गलत कह रहे हैं। 10% जब तक पूरी सदन के 10% सांसदों का सिग्नेचर नहीं होता तब तक कोई उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने चुना है, आज हार के मुआयने पर खड़े होकर ये जो है सारा का सारा ठीकरा कैंडिडेट के ऊपर डालना चाहते हैं। इन्होंने सिग्नेचर करके उनको उम्मीदवार चुना, उनके साथ जाकर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जाकर उनका पर्चा भरवाया। अब जब वो बलि का बकरा बनाने के बाद अब उनको कह रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। अब रही बात अंतरात्मा। बिल्कुल प्रोफेसर विधु रावल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और अब से कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो पीएम संसद भवन पहुंच गए हैं, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग जो है अब से कुछ ही समय में शुरू होने वाली है।
सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और मतदान के बाद शाम 6 बजे नतीजे आएंगे। पीएम संसद भवन पहुंच गए हैं। खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। पीएम भी पहुंच गए हैं संसद भवन। देखिए, अंतरात्मा की बात कही थी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांगी जा रही है, तो आज बहुत स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो सदन होता है वो देश की एक प्रति छवि होती है, देश के मन और मस्तिष्क के बारे में बताती है। तो जो सांसद जो आज चुनेंगे, और सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितनी अपेक्षित वोट है उससे अधिक चुनते हैं, तो क्या इसको ये नहीं माना जाएगा कि राहुल गांधी के प्रति अविश्वास है? ये इस बात पे विचार करना चाहिए इन्हें। हालांकि ये प्रोटेक्टिव है अपने युवराज के प्रति। तीसरी और अंतिम बात ये कहकर बात खत्म करना चाहता हूँ कि देखिए, बैकग्राउंड ही सुनने लगे थे। एक ऐसे उम्मीदवार को चुनकर लाए हैं जो नक्सलवाद के समर्थक रहे हैं। सिल्वा जुलूम के खिलाफ उन्होंने जो है बड़ा एक निर्णय दिया था। मैं जुडिशरी पर तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये नक्सलवाद वही नक्सलवाद है जिसके सबसे ज्यादा खामियाजा खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भुगता है। चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से एक भयानक हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता एक ही काफिले में चलते हुए जो है मारे गए थे, चाहे अजीत जोगी जी कांग्रेस के पूर्व नेता पर हमला हुआ, चाहे एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं पर। तो मामला यह है कि राहुल गांधी की जिद के आगे हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, हर कोई डिस्पेंसेबल है। यानी इन सबको ये केवल उपभोग और उपयोग की वस्तु है राहुल गांधी की। राहुल गांधी इनको बस के नीचे देकर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है ही इज गोइंग टू पुट देम अंडर द बस। बस के नीचे देकर अपनी राजनीति केवल चलाना चाहते हैं। ये भी एक बात साबित होती है। आज के निर्णय जो है, आज का जो सदन के दोनों सदनों की वोटिंग के बाद जो निर्णय आएगा, मुझे लगता है वो एक बार फिर स्पष्ट करेगा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है और राहुल गांधी की राजनीति। प्रोफेसर विधु रावल जी, ये तो देखने वाली बात ही होगी कि क्या कुछ समीकरण रहता है, क्योंकि 6 बजे ही जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी भी लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? चूंकि अगर बहुमत की मैं बात करूं तो बहुमत है एनडीए के पास। देखिए मैडम जी, पहले भी मेरे साथी मैं जवाब दे दूं। मेरे साथी ने बार बार राहुल गांधी जी कर रहे। इनको भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को राहुल गांधी मुद्दे जांचते दिखता है। इनके बाद एक ही शब्द है राहुल गांधी। दूसरा, साथी कहते हैं कि सदन में, दोनों सदन में सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। जब कोई भी पदाधिकारी, तो आज आप देखिए राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, हमेशा विपक्ष पार्टी ने साथ दिया, सम्मान किया। यहाँ तक सम्मान की बात है, उपराष्ट्रपति पहले भी थे धनखड़ जी, हमने पूरा उनका सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये तो पूछ लो है। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किस प्रकार जबरन इस्तीफा लिया सारा देश जानता है, और गुम हो गए सारा देश जानता है। तो एक दिन पहले वो बयानबाजी कर रहे हैं, 4 दिन पहले कृषि मंत्री के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, 20 दिन पहले लोग राज्यसभा में बयान कर रहे हैं, और उनके ऊपर जैसे उनका पूरी चढ़ाई की। सबको पता है मैडम जी कहने की क्या जरूरत है, जिस प्रकार ये सरकार चला रहे हैं सबको पता है किस प्रकार उनसे इस्तीफा लिया गया, जबरन इस्तीफा लिया गया, दिखाया गया और घर बिठाया गया। मीडिया के सामने। विधु रावल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी को भी अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, मीडिया के सामने तक है, उनको अनदेखी की गई। हाँ। दूसरी बात, बजरंग जी, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बजरंग जी, खुद जगदीप धनखड़ ने ये बात जो है, ये जानकारी दी है कि किन्हीं पर्सनल कारण के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी उन्होंने दिया था। मैं बता दूं जी, ये आपको याद भी होगा अगर आप अपडेट रहते हैं तो। मैं बता दूं आपको, सुन लो। पर्सनली कारण से कोई विधायक की इस्तीफा कौन दे? सारी दुनिया को पता है पर्सनल कारण क्या था। ये बार एक आदमी को जान प्यारी पिछला राज्यपाल था, उसके साथ क्या हुआ, जो थे सबको पता है क्या किया उन्होंने। इन्होंने बिहार का जिक्र किया, बिहार में यूं है, कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आप जमीन तो देख लो कहाँ तक गिरती है। प्रधानमंत्री जी की माता जी को उनके वर्कर से गाली दिलाई जाती है, फिर आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी। बजरंग जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में ही रोकना चाहूंगी, क्योंकि बात अब हो रही है उपराष्ट्रपति चुनाव की।
आप मैडम जी, विषयों जब से भटक हमें रहे सवाल हैं। करेंगे जवाब नहीं दूं क्या? जब वो बिहार तक पहुंच गए, राहुल गांधी जी पहुंच गए, जब प्रधानमंत्री पे बात करेंगे मैं आप तो दोनों मैं से ही क्या यही चुप बात रह बोलना जाऊंगा? चाहूंगी कि आप विषय पर ही रहे तो अच्छा होगा। नहीं, मैं चर्चा नहीं हो रही है पूछना चाहता उपराष्ट्रपति हूं। चुनाव आपने को लेकर। इनको नहीं रोका, आपने इनको नहीं रोका। हाँ, जब आप मुझे रोक रहे हो, जब चुनाव के लिए ठीक है बात बजरंग कर जी, रहे मैं लौटूंगी आपके पास। आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सीपी राधाकृष्णन ने और इसी के अलावा अन्य नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी सुन लेते हैं। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. जब सामने नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है तो अब वो कुछ भी कहें, बात ये है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत ही होनहार आदमी हैं, बहुत सेवाएं उन्होंने देश के प्रति दी हैं और उनके आने से जो है अब जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत गौरवान्वित होगा। चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित, इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा वो और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है और मतदान के बाद शाम 6 बजे नतीजे आएंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में ये मुकाबला। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं तो वहीं विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा जो है वो आज चुन लिया जाएगा और शाम 6 बजे नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। खास मेहमान भी लगातार बने हुए चर्चा में। बजरंग जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैडम जी, हाँ, चुनाव के नतीजे 6 बजे आए। हाँ, हकीकत तो 6 बजे ही पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो 6 बजे ही बता सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मगर मैं जिस प्रकार मेरे साथी बार बार बात कर रहे थे, बिहार की बात करी उन्होंने राहुल जी की बात करी, वहाँ 2-4 बातें उन्होंने और कही। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं सीधे चुनाव की बात ही करना चाहता था। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये 2 मंचों पर गाली की बात आई, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तो उपराष्ट्रपति चुनाव, और बता दें आपको कि वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें। तो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है वो आज, और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं। तो एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और इसी के साथ ही विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को ये उम्मीदवार बनाया है और तमाम जो सांसद हैं वो भी पहुंच रहे हैं लगातार। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद कंगना रनौत भी पहुंच गई हैं। तमाम सांसद जो हैं वो अब से कुछ ही समय में वोट करते हुए नजर आने वाले हैं। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान जो है वो कर दिया है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति का ये चुनाव शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। तमाम जो सांसद हैं वो आज वोट डालते हुए नजर आने वाले हैं। एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है। तो इस वोटिंग के बाद जो नतीजे हैं, यानी कि देश का जो 17वां उपराष्ट्रपति है वो आज ही चुन लिया जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी वोट डालते हुए मतदान करते हुए नजर आए और अन्य जो सांसद हैं, जो तमाम सांसद हैं, वो भी मतदान करते हुए इसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर विधु रावल और बजरंग दास गर्ग लगातार बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और ध्यान रहे कि आप विषय पर ही रहें। मैडम जी, देखिए रिजल्ट 6 बजे आ रहा है और 6 बजे ही पता लगेगा हकीकत में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसके बारे में तो एडवांस में कहना भाई ये वो हारेगा वो जीतेगा, इसमें कोई बात में दम नहीं है। मगर जहाँ तक हमें यही उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा और सभी का यही मन है कि इसको जिताने का मन है और लगता है हमारा जो समर्पित उम्मीदवार है वो जीत हासिल करे। ठीक है बजरंग जी, आप बने रहिए। प्रोफेसर विधु रावल जी भी लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, देखिए, चूंकि अगर बात की जाए, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि 6 बजे जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर भरोसा जताया जाता है तो किसी बेसिस पर ही जताया जाता है। विपक्ष की तरफ से अगर मैं बात करूं तो बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया गया है। आपको क्या लगता है कि एनडीए ने जब भरोसा जताया है सीपी राधाकृष्णन पर, उनकी साफ छवि को देखकर जताया है या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अच्छा सवाल किया। साफ छवि के और पूरा देश जानता है, लोगों ने का कार्यकाल भी देखा है। सबसे पहले थी साफ छवि। दूसरा, जिस प्रकार पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे उनके साथ जो जाति हुई, आपने देखा पूरे विपक्ष ने हमेशा राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का सम्मान किया। सदन के अंदर भी जब राज्यसभा का सदन चलता था, उपराष्ट्रपति जो भी बात कहते थे सभी मतलब विपक्षी दल उनकी बात को मानता था, उनकी बात को अच्छी तरह सुनता था और उनकी बात के ऊपर मोहर लगाता था। मगर ये बात गवारा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। क्यों नहीं रही? वो सभी की बात सुनते थे, सत्ता पक्ष की भी सुनते थे, विपक्ष की भी सुनते थे और विपक्ष को मौका देते थे। इसी कारण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनको इस बात का बार बार खटक था कि ये विपक्ष की बात क्यों सुनते हैं, विपक्ष को मौका क्यों देते हैं। इसीलिए तो उनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहा। किसान परिवार से थे, ईमानदार थे, उन्होंने हमेशा जनता की आवाज उठाई। उन्होंने बल्कि जर्नल मंचों के ऊपर, राजनीतिक मंचों के ऊपर राज्यसभा से हटके भी उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। उन्होंने बिल्कुल एक सरकारी मंच के ऊपर केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल किया कि आपने किसानों से वायदा किया था, जब किसानों से वायदा किया था मंत्री जी, आपने पूरा क्यों नहीं किया? आप मुझे जवाब दीजिए। ये उनके लिए श्राप बन गया। उन्होंने सही बात मंच के ऊपर कह दी तो सारी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई। भाई ये तो विपक्ष के साथ मिल गया, इसका इलाज करो।
इसको हटाओ। यहाँ तक कि आपको पता कितने मीडिया में खबरें चली, सोशल मीडिया में चली, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अपना सिस्टम को समझते हुए मतलब कोई राजी खुद इस्तीफा नहीं दिया कि बीमार थे या अस्वस्थ थे, फिर घरेलू कारण 2 साल पड़े थे, घरेलू कारण थे तो क्यों उपराष्ट्रपति बने, ये सब कहने की बात है। एक बार इतने पद पे जाने के बाद कोई आदमी आखिरी समय में मतलब खाट में नहीं पड़ा उन्हें, फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो भी इस्तीफा नहीं देता। मैं कहना चाहता हूँ कि सबको पता है दबाव के अंदर किन कारणों में इस्तीफा लिया गया, धैर्य लगा बिठा कर दबाव बनाकर विपक्षी पार्टी ने काफी कोशिश की, मिलने की कोशिश की और उनके रिश्ते मिलने नहीं दिया, ऐसी स्थिति रही है, सबको पता है। इसलिए सभी विपक्षी दलों ने एक मन बनाकर इसको खड़ा किया कि एनडीए का कैंडिडेट बनाइए, इनको जिताने का काम कीजिए। पूरा विपक्षी दल एकजुट होकर आपने देख लिया, कोई भी विपक्षी दल एक भी वोट बाहर नहीं, सब लगे हुए हैं। तो यही उम्मीद है कि और लोग भी उनका समर्थन करेंगे, साथ देंगे और एनडीए का जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आज जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, सबको पता है जवाब की राजनीति। जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो आदमी झूठ को झूठ कहेगा, जो आदमी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलेगा, तो लो समझ लो उनके खिलाफ तुम्हें ने कार्रवाई सरकार में करनी है। आपने ये भी देखो पीछे उड़ीसा कांड हरियाणा के अंदर हुआ, कितना सिस्टम कांड था, कितना बड़ा खिलौना कांड हुआ, उसके अंदर जो मीडिया वालों ने खबरें दिखा दी उनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए, उनको बिस्तर डाल दिया, क्या उन्होंने जुल्म कर दिया भाई? उन्होंने खबर दिखा दी भी ऐसे ऐसे ये कांड हो गया, स्कूल में जाते की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही है, निकलते की फुटेज नहीं आई, आशंका हत्या की आशंका हो रही है। ये फुटेज दिखाने पर भी, वीडियो दिखाने पर उसके पिताजी का बयान ले लिया, उसकी मतलब वहाँ का बयान ले लिया, उसके ऊपर भी कितने चैनल वालों पर पर्चे दर्ज हुए आपके सामने। ये तो लोकतंत्र का गला घोटने में लगे हुए हैं, इनकी हक में जो बोले ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। उनके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करने हैं। ठीक है, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, क्या अपडेट्स हैं? पीएम मोदी ने तो मतदान कर दिया है, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पहला वोट होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। कि वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वही देखिए अगर पोलिंग एजेंट की हम बात करते हैं तो सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार है उनके द्वारा राममोहन नायडू और संजय झा को अपना एजेंट बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम सांसद है वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे विश्वास के साथ अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो हर एक केंद्रीय मंत्री, हर एक जो सांसद है वो पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। इसके साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता भी आगे बढ़कर कर वोट करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर विपक्ष की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी या कई और जो दल के नेता है उनके द्वारा अपील की जा रही है कि यही एक आखिरी बारी है। एनडीए के जितने भी सांसद है उनके लिए एक आखिरी मौका है ये कि वो हमारे उम्मीदवार को यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को यानी बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करें, यानी जस्टिस के लिए वोट करें। यही उनका आखिरी मौका है। तो हर एक संभव प्रयास यानी कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही है आपके अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। चाहे साइट की बात हो जाए, सुबह ब्रेकफास्ट की बात हो जाए, मॉक जो वोटिंग होती है उसकी बात कर ली जाए, तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि अपने जो उम्मीदवार है उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंचे, वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसके बाद तमाम सांसद बैलेट पेपर के जरिए अपनी वोट करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे का समय है जब ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। जिसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अगला 22 सेप्टेम्बर कौन होगा ये तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे आगे भी लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद साधना। नेहा जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्योंकि
एनडीए ने विश्वास जताया है सीपी राधाकृष्णन पर। देखिए साधना, हमारे लिए आज खुशी का पल जरूर होगा, इस पर मुझे पूर्ण यकीन है। और एनडीए के जो हमारे अभी माननीय उपराष्ट्रपति जी के संभावित जो उम्मीदवार हैं वो है सीपी राधाकृष्णन जी। और ये बिल्कुल इसमें संदेह की बात मुझे नजर आती साधना जी, क्योंकि एनडीए के पास में पूरा समर्थन है और विपक्ष से ज्यादा हमारे पास वोट हैं। और मैं तो यहाँ तक भी उम्मीद करती हूँ कि विपक्ष की तरफ से जो हमारे सांसद वोटर्स हैं वो भी ही कैंडिडेट को वोट करना, ऐसा भी उम्मीद है। क्योंकि आप जानते ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई पार्टी सिंबल नहीं होता, कोई व्हिप जारी नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है, क्योंकि वो उनके देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का वो चुनाव करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ ये बात आपको कह रही हूँ कि आप देखिएगा शाम को जो रिजल्ट आएगा जब इस चुनाव का, तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत उनकी दर्ज होगी और वो उपराष्ट्रपति जी जो है वो बनेंगे। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग जी भी लगातार बने हुए हैं। नेहा जी, बजरंग जी आपने सुना होगा नेहा जी की बात को, जीत को लेकर एनडीए जो है बीजेपी लगातार आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि आपने भी जिक्र किया कि आप भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को अब क्रॉस वोटिंग का इंतजार है? साधना जी देखिए, ग्राउंड स्तर की अगर बात करता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं। वोट की संख्या लोकसभा में और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 5 लाख, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सारा देश देख भी रहा है, सारा देश जानता है और हरियाणा न्यूज भी सारा देश देख रहे हैं। आपका चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है और आज भी लगातार दिखा रहे डिबेट के अंदर भी एनडीए के पास इतनी संख्या है और जो इंडिया के पास इतनी संख्या, इसमें कोई दो राय। मगर क्या होता है, कई बार आदमी जब वोट गिरता है व्यक्ति जरूर देखता है मैं किसको वोट दे रहा हूँ। वोट देने के ऊपर डिपेंड है। हमें उम्मीद है जो हमने कैंडिडेट चुना है, जिस कैंडिडेट को हमने समर्थन किया है वो नहायत ईमानदार साधारण परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उनकी कार्यशैली पूरा देश में देखिए, सारा देश जानता है। तो हमें यही उम्मीद है लोग इनको वोट देंगे और ये कैंडिडेट हमारा जीतेगा, इसमें कोई दो है ना, हमें ये उम्मीद है। और संख्या के हिसाब से अगर देखे जाए तो फिर कैंडिडेट खड़ा करते ही नहीं। हमें ये पता लगता भी हमें इनको वोट ही नहीं मिलनी, हमारी वोट मिलनी है और कोई वोट नहीं मिलेगी तो कौन उनको आगे करता। यही उम्मीद थी भी, लोगों की आवाज भी थी कि जिस प्रकार पूर्व के अंदर जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जिसके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए सबका ये मन था सभी विपक्षी दलों का, यहाँ तक कि सरकार के अंदर बैठे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद दबी हुई आवाज से उनका भी यही मन था भाई बड़ी जाति हुई है, गलत हुआ है पूरे वगैरह उपराष्ट्रपति के साथ, अगर कोई खड़ा हुआ तो हम आत्मा की आवाज से वोट देंगे। तो इसलिए इनको खड़ा किया गया है, हमारा खुला समर्थन है। सभी आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा से वोट किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्रॉस वोटिंग का भी इंतजार है। उम्मीद तो उसी पर ही टिकी है ना। लेकिन अगर संख्या बल की अगर मैं बात करूं बजरंग जी, तो वो एनडीए के पास ही है 2%। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। बहुमत जो है अगर उस चीज पर देखा जाए, फोकस किया जाए तो बहुमत पर फोकस हम कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। जो आपका चैनल दिखा भी रहा है, आंकड़े भी दिखा रहा है, बिल्कुल जो आपने, मैं इस बात का एग्री हूँ। लोकसभा में, राज्यसभा में अगर आप देखोगे बहुमत का आप जो वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो उनके पास है, इस बात की तो मैं इंकार नहीं कर रहा। मगर मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, ये जो वोट जानी है उपराष्ट्रपति चुनाव की वोट है, उपराष्ट्रपति चुनना है, कोई डमिंग उपराष्ट्रपति नहीं चुनना कि डमिंग उपराष्ट्रपति चुनना है तो इनको चुनना की जरूरत है ही नहीं, एनडीए बना दो, दिक्कत ही नहीं है। तो एक मोहर बनेगी और जहां तक अगर
की आवाज उठाने वाला जिस प्रकार पहले उपराष्ट्रपति ने, मैंने पहले ही बताया, जनता की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई, तो यहाँ किसानों की आवाज उठाई, वही उपराष्ट्रपति के मेरे पद पे होकर इतनी बात कह नहीं सकता। मैं खुले तौर पर किसी मंत्री को लताड़ा, आपने घोषणा की, वायदा किया, आपने पूरा क्यों नहीं किया? आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं था, पूरा चैनल ने सबने दिखाया, मगर किसी मंत्री को जवाब नहीं दे पाया। मगर उस बयान के ऊपर उनको काल कर दिया गया कि आपने ऐसा बयान कैसे दिया, आपने कैसे सवाल जवाब कर लिया, ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी इंटरनली मामला है, हम 100 बार झूठे वादे करते हैं, हम पूरा करे ना करे, आपको इससे क्या मतलब है? उन्होंने डर था, उन्होंने कहा किसान देश का अंत आता है, 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, आज उस अर्थव्यवस्था के अंदर उनकी अहम भूमिका से कंट्रोल करने में, आज किसान से जो वायदा किए हुए, किसान भूखे मर रहे हैं, तकलीफ के अंदर है, बड़े 700 किसान शहीद हो गए, उनके बारे में जवाब मांगा, जवाब किसी मंत्री पे, केंद्रीय किसी मंत्री पर नहीं था। यही आपने देखा होगा, राज्यसभा के अंदर कई बार उन्होंने सपा पक्ष के मंत्रियों से सवाल जवाब किए, मगर उनके पास जवाब नहीं थे। ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता भी लगातार बनी है। अपराजिता, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वोटिंग की जा चुकी है। इसके अलावा बारी आती है राहुल गांधी की लोकसभा में। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो अभी से थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर दोनों पार्टियों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो वोटिंग होती है, यानी व्हिप जारी नहीं किया जाता है, कॉन्साइंस की वोटिंग होती है कि अपने अंतरात्मा से विचार करे कि आखिर किसे वोट करना है, अपने दल के हिसाब से ना जाए बल्कि अपने अंतरात्मा से पूछे कि आखिर किसे आपको वोट करना है, किसे समर्थन देना है। लगातार विपक्ष के द्वारा अपील की जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें या फिर जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं, सभी के द्वारा लगातार यही बात कही जा रही है कि बढ़ चढ़कर एनडीए के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो वोट करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी को नजर आएंगे, क्योंकि अंतरात्मा उनकी ये कहती है। हालांकि देखिए, अगर आंकड़ों पे सबसे पहले बात की जाए, हालांकि वोटिंग अभी जारी है, प्रक्रिया जारी है, प्रधानमंत्री वोट कर चुके हैं, राहुल गांधी की बारी आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे और जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में वोट करते हुए नजर आएंगे सबसे पहले, जिसके बाद फिर अगर लोकसभा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कर चुके हैं, राहुल गांधी की बारी आती है। इसके अलावा अगर पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं, जिस प्रकार से 445 जो वोट है वो सीधा अगर इधर उधर नहीं जाती है वोट तो की बात करते हैं तो सीधा सीपी राधाकृष्णन के पास 445 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर आता है। वहीं लोकसभा राज्यसभा में मिलाकर अगर हम बी सुदर्शन रेड्डी की बात करते हैं तो 320 वोट आती है। मगर अगर बीजेडी की हम बात करते हैं, चूंकि बीजेडी जिस प्रकार से अपने आप को डिस्टेंस कर चुकी है कि वोट करती हुई नजर नहीं आएगी, तो बीजेडी राज्यसभा में 7 सीटें हैं बीजेडी के पास। इसके अलावा बीआरएस ने भी वोट करने से मना कर दिया है, यानी वोट में हिस्सा नहीं लेते हुए नजर आएंगे। बीजेडी के पास भी 4 सीटें बचती है, राज्यसभा में 4 सीटें हैं। इसके अलावा अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करते हो तो 2 सीटें हैं लोकसभा में। अगर ये लोग वोट नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से एनडीए को समर्थन करते थे ये लोग, यानी एनडीए का हिस्सा नहीं है मगर समर्थन जरूर एनडीए को किया करते थे, तो कहीं ना कहीं यहां पर वोट गिरती हुई नजर आती है एनडीए की। वहीं अगर हम बात करते हैं टीडीपी की भी बात करते हैं तो 16 लोकसभा 2 राज्यसभा। तो अगर टीडीपी जिस प्रकार से हालांकि एनडीए का हिस्सा है मगर निगाहें टिकी है कि आखिर टीडीपी और एआईएडीएमके किसे वोट करती हुई नजर आती है, तो अगर टीडीपी एनडीए को वोट करती तो स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं जीत स्पष्ट रूप से बीजेपी की एनडीए की बनती है। मगर अगर पासा यहां पलटता है, टीडीपी कहीं ना कहीं यहां पर अपने आंध्र प्रदेश के जो से नेता को अगर वोट करती हुई नजर आती है तो 18 सीटों का लॉस एनडीए को के सामने आ जाता है, सीधा घटाव हो जाएगा। 445 में 18 वोटें कम हो जाएगी, 320 में इजाफा हो जाएगा। और साथ साथ जिस प्रकार से 3 पार्टी ने अपने आप को दूरी हटा ली है कि वोट नहीं करेंगे, वो एनडीए के खाते में आते थे, वहां भी कहीं ना कहीं भारतीय एनडीए को यानी एनडीए के हर एक जो सांसद है वो सीधा वोट सीपी राधाकृष्णन को ही करे।
कहीं भी पासा यहाँ पर पलटता जाए। वही इंडिया ब्लॉक के नेताओं के द्वारा भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर संभव प्रयास से यानी जो वोट है वो भी जैसे रेड्डी को ही पड़े और लगातार इसकी कोशिश भी जारी है। वही वोटिंग की प्रक्रिया अभी जारी है। आंकड़ों की हम बात करते हैं, वोटिंग की प्रक्रिया अभी जारी है, आंकड़ों की हम बात करते हैं, उसका इंतजार करना होगा क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के वोट की यही खासियत होती है कि व्हिप जारी नहीं होता है, इसी वजह से लगातार तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कॉन्साइंस की वोटिंग होती है, कॉन्साइंस का चुनाव होता है, यानी आत्मा से पूछिए कि आपको किसको वोट करना है और इस व्हिप जब जारी होता है यानी पार्टी लाइन के हिसाब से आपको पहुंचना है, वोट करना है। मगर इसमें अगर आप नहीं भी वोट करते हैं, पार्टी लाइन से हटकर अगर आप वोट करते हैं तो इस पर कार्रवाई पार्टी आप पर नहीं ले सकती है। तो ये लिबर्टी जरूर होती है, किसी और तरीके से कार्रवाई ले जो भी करे, मगर इस ग्राउंड पर की वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग में बिल्कुल अपराजिता, देखिए राष्ट्रपति पद का चुनाव जो आज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला और अपने वोट का इस्तेमाल किया, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव हो रहा है और बता दें आपको कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और आज ही नतीजे जो हैं वो आ जाएंगे। अपराजिता, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बजरंग दास कर्क जी और नेहा धवन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।